मेरा नाम आरव है। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी ने हमेशा मेरी राह रोकी। पिता दर्जी का काम करते थे, माँ खेतों में मजदूरी करती। जैसे तैसे मैंने ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। सपना था कि शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी करूं, लेकिन हकीकत ने सपनों को रौंद दिया। शादी भी जल्दी हो गई। मेरी बीवी साक्षी शहर की लड़की थी। उसकी माँ यानी मेरी सास एक बड़ी कंपनी की मालकिन थी, तेज, कठोर और अहंकारी। शादी के बाद मैंने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन न पढ़ाई बड़ी थी, न पहचान। अंत में साक्षी के कहने पर उसकी माँ ने मुझे अपनी कंपनी में चपरासी की नौकरी दे दी। मुझे मालूम था कि ये मेरी सास की दया नहीं थी, बल्कि मेरी औकात दिखाने का तरीका था। पहले ही दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा, सारा स्टाफ मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। साहब का दामाद है, लेकिन चपरासी। मैंने कोई शिकायत नहीं की, काम करना मेरी आदत थी। एक दिन दोपहर की मीटिंग चल रही थी। बॉस केबिन में थी, मेरी सास। उन्होंने चाय मंगाई। मैं चाय लेकर गया, लेकिन हाथ थोड़ा कांप गया और चाय का एक छींटा उनकी फाइल पर गिर गया। बस फिर क्या था? तुम जैसे गंवार को चाय बनानी भी नहीं आती? ये कंपनी है, तुम्हारा गांव नहीं। उन्होंने गुस्से में मेरे हाथ पर उबलती चाय फेंक दी। दर्द से मेरा चेहरा स्याह हो गया, पर उससे ज्यादा मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंची। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। मेरी हथेली जली हुई थी, लेकिन दिल उससे ज्यादा जला हुआ था। साक्षी ने कुछ मलहम लगाया, लेकिन आंखें चुरा लीं। शायद वो जानती थी कि उसकी माँ ने गलत किया, लेकिन बोल नहीं पाई। मुझे एहसास हुआ, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, इज्जत की भी होती है। मैंने उस रात बदले की नहीं, न्याय की ठानी। लेकिन सवाल था, कैसे? मैंने अपनी सास के बारे में जानना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि कंपनी के नाम पर वह और भी कई गैरकानूनी कामों में शामिल थी। ब्लैक मनी, महिला कर्मचारियों का शोषण और ऊंचे ओहदों के बदले सौदे। अब मेरे पास रास्ता था, लेकिन मैं कोई पुलिस या पत्रकार नहीं था। मैं बस एक चपरासी था। उस अपमान के बाद मैंने तय कर लिया था, अब चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन सीधा टकराना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। एक चपरासी की औकात किसी ऑफिस के दरवाजे तक होती है, अंदर की कुर्सियों तक नहीं। लेकिन मैंने सोच लिया था, अब खुद को साबित करना है और सास को बेनकाब करना है। मैंने अगले ही दिन से अपनी आंखें और कान खोल दिया। जो बातें पहले मुझे बेमतलब लगती थीं, अब ध्यान से सुनने लगा। कौन किससे क्या बात करता है, किसके फोन कब आते हैं, कौन किसके केबिन में देर तक बैठता है, सब कुछ मैं नोट करने लगा। एक दिन जब मैं ऑफिस के स्टोर रूम में था, तभी दो सीनियर कर्मचारी आपस में बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे, मैडम का जो नेटवर्क है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। बड़े बड़े अफसर, नेता, सब उनसे सेट हैं। जितना पैसा आ रहा है, उसका आधा तो रजिस्टर में भी नहीं दिखता। मेरे कान खड़े हो गए। मुझे लगा, यहीं से शुरू करना चाहिए। मैंने पुराने दस्तावेज देखने शुरू किए। स्टोर रूम की सफाई मेरी जिम्मेदारी थी, तो मुझे रजिस्टर और फाइलें चुपचाप पढ़ने का मौका मिल गया। मुझे कई द्वितीय रजिस्टर, डुप्लीकेट अकाउंट बुक मिले, जिनमें असली इनकम और खर्चे का विवरण था। सब नकद लेन देन। साइन अलग अलग लोगों के थे, लेकिन किसी भी फाइल में टॉप पर मेरी सास का ही नाम था। सबूत इकट्ठा करने की शुरुआत। अब मुझे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस की जरूरत थी। मैंने पुराना स्मार्टफोन निकाला, जो अब मैं इस्तेमाल नहीं करता था। उसमें एक ऐप डाउनलोड किया और उसे चुपचाप रिकॉर्डिंग मोड में डालकर अपनी जेब में रखने लगा। कई बार मैं केबिन की सफाई के बहाने अंदर जाता और बातचीत रिकॉर्ड कर लेता। कुछ हफ्तों में मेरे पास कई ऑडियो क्लिप्स जमा हो गईं। महिला कर्मचारियों को प्रमोशन के बदले डील की बातें, ब्लैक मनी के लेन देन की डिटेल्स, बड़े अफसरों के साथ गुप्त मीटिंग्स की चर्चा, एक खास महिला कर्मचारी से मुलाकात। एक दिन लंच के दौरान कंपनी की एक सीनियर अकाउंटेंट, रुचि मैम, रोती हुई बाहर निकल रही थीं। मैंने धीरे से पूछा, मैडम, सब ठीक है? वो चौंकी, फिर कुछ देर चुप रहीं। तुम नहीं समझोगे आरव, यहाँ सच बोलना गुनाह है। मैंने धीरे से कहा, मैं समझता हूँ मैडम, मैं भी उसी सच्चाई का शिकार हूँ, लेकिन अगर हम साथ चलें तो शायद कुछ बदल सके। उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद की झलक दिखी। इस बीच मेरी पत्नी साक्षी मुझसे थोड़ी दूर रहने लगी थी। उसे लगता था मैं साजिश कर रहा हूँ और उसकी माँ को बदनाम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता था, जब सच्चाई सामने आएगी वो समझेगी। एक रात मैंने उसे सारी रिकॉर्डिंग सुनाई। उसने चुपचाप सुना, फिर देर तक रोती रही। मुझे माफ कर दो आरव, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माँ इस हद तक जा सकती हैं। अब वो भी मेरे साथ थी। मीडिया और पुलिस तक पहुंची।
मैंने अपनी रिकॉर्डिंग्स और दस्तावेज एक पेनड्राइव में सेव किए। फिर शहर के एक ईमानदार पत्रकार राजीव सर से संपर्क किया, जो भ्रष्टाचार के मामलों में रिपोर्टिंग करते थे। राजीव सर ने सबूत देखकर कहा, आरव, ये बहुत बड़ा केस है। अगर सही से पेश किया जाए तो तुम्हारी सास जेल के अंदर होंगी, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। सोच लो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जो जल गया है वो अब डरता नहीं है। अगले हफ्ते एक बड़ा धमाका हुआ। रात 9 बजे न्यूज चैनलों पर कारपोरेट रैकेट एक्सपोज नाम से एक स्टिंग ऑपरेशन चला। मेरी सास का चेहरा, ऑडियो क्लिप्स, ऑफिस की फाइल्स, सब टीवी पर था। मीडिया ने इसे दामाद का न्याय नाम दिया। पुलिस हरकत में आई, छापे पड़े, कई गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। मीडिया की सुनामी, टीवी पर जो कुछ चला वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा तूफान था। हर न्यूज चैनल पर मेरी सास की तस्वीर थी। हेडलाइन थी, बॉस सास का काला सच, दामाद ने खोली पोल। महिला सशक्तिकरण की झूठी तस्वीर के पीछे शोषण का साम्राज्य। ऑफिस के बाहर मीडिया वालों की भीड़ लग गई थी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या एक चपरासी अपने मालिक के खिलाफ जीत सकता है? मेरे फोन पर अजनबी कॉल आने लगे। कोई बधाई दे रहा था तो कोई धमका रहा था। लेकिन अब डर का समय नहीं था। 3 दिन के अंदर मेरी सास को जमानती गिरफ्तारी के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनके वकील और राजनीतिक संपर्क उन्हें बचाने की कोशिश में लग गए थे। लेकिन जो सबूत मैंने और रुचि मैम ने इकट्ठा किए थे वो इतने ठोस थे कि पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ी। धारा 420, 406, 100B और आईटी एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज हुआ। पुलिस ऑफिसर ने मुझसे कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई आरव, लेकिन केस लंबा चलेगा, दबाव भी बहुत आएगा, तैयार रहो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कई साल अपमान सहा है, अब थोड़ी देर इज्जत के लिए भी सह लूंगा। मेरी पत्नी साक्षी के लिए यह बहुत कठिन समय था। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पति। लेकिन उसने साफ कह दिया था, जो गलत है वो गलत है। अगर मेरी माँ ने महिलाओं का शोषण किया है, गरीबों को कुचला है, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उसने एक वीडियो स्टेटमेंट भी दिया जो वायरल हो गया। मैं आरव की पत्नी हूँ और मुझे अपने पति पर गर्व है। उन्होंने जो किया वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सैकड़ों महिलाओं के लिए किया जिनकी आवाज कभी नहीं सुनी गई। कोर्ट के पहले दिन मेरी सास चमकते कपड़े और महंगे वकीलों के साथ आईं। उनके चेहरे पर अभी भी घमंड था, मानो सब कुछ संभाल लेंगी। मुझे देखकर उन्होंने बस इतना कहा, तू तो निकम्मा था ही, अब गद्दार भी बन गया, तुझे देख लूंगी। मैंने सिर ऊंचा करके जवाब दिया, मैं गद्दार नहीं, इंसाफ का सिपाही बन गया हूँ। और आप सिर्फ मेरी नहीं, कई जिंदगियों की गुनहगार हैं। वकीलों की बहस चली, मेरे सबूत पेश किए गए, ऑडियो रिकॉर्डिंग, रजिस्टर, ईमेल ट्रेल्स, व्हाट्सएप चैट्स। जज ने सभी सबूतों को प्राइमा फेसी मानते हुए जांच जारी रखने और आरोप तय करने का आदेश दिया। समाज दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग कह रहे थे, वाह, दामाद ने जो किया वो मिसाल है। कुछ लोग कह रहे थे, ये तो घर की बात बाहर ले गया, औरत को बदनाम कर दिया। लेकिन मैं जानता था कि सच्चाई किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती। गलत करने वाला अगर महिला है तो भी उसे सजा मिलनी चाहिए। रुचि मैम और कई दूसरी महिला कर्मचारी अब खुलकर मेरे समर्थन में आ गई थीं। उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए। कई सालों से जो पीड़ा थी अब जुबान पा गई थी। मेरी सास के कई राजनीतिक संबंध थे। एक दिन एक गाड़ी मेरे घर के सामने आकर रुकी। 2 आदमी आए और बोले, मामला खत्म कर दो, पैसा चाहिए तो बताओ, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। मैंने दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। अब डर की कोई जगह नहीं थी। मैंने उन धमकियों की रिकॉर्डिंग भी कर ली और पुलिस को दी। कोर्ट के बाहर मीडिया वाले माइक लेकर खड़े थे। किसी ने पूछा, आरव जी, आप खुद को क्या मानते हैं, एक दामाद, एक चपरासी या एक क्रांतिकारी? मैंने कहा, मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ जिसने अपनी इज्जत के लिए लड़ाई शुरू की थी। आज वो लड़ाई कई लोगों की आवाज बन चुकी है। अब मामला कोर्ट में था, लेकिन एक बात तय थी, अब सास और उसका भ्रष्ट साम्राज्य कानून के कटघरे में था। कोर्ट में केस चलने लगा था, लेकिन यह केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं रह गई थी। यह एक सामाजिक युद्ध बन चुका था। धीरे धीरे कंपनी की पुरानी फाइलों से कई ऐसे राज निकलने लगे जो पहले किसी ने सोचे तक नहीं थे। एक दिन रुचि मैम मेरे पास आईं और बोलीं, आरव, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी सास के पुराने केस भी हैं जो दबा दिए गए थे। मुझे एक लॉकर की चाबी मिली है जो सिर्फ उन्हें पता थी।
मैं और रुचि मैम ऑफिस के पुराने बेसमेंट में गए। वहां एक अलमारी में छिपी लोहे की तिजोरी थी। जब वो खोली तो हम सन्न रह गए। वहां रखे थे पुराने वीडियो सीडी जिनमें ऑफिस की महिला कर्मचारियों की छुपकर की गई रिकॉर्डिंग थी, साइन किए हुए बयानों की कॉपियां जो जबरदस्ती करवाए गए थे, कई पुलिस अधिकारियों के दस्तखत वाले लिफाफे जिनमें रिश्वत के रसीद जैसे सबूत थे। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऑफिस के अंदर एक गद्दार। अब जबकि मैं कोर्ट केस में आगे बढ़ रहा था, मैंने नोटिस किया कि मेरी कुछ जानकारियां बाहर जा रही हैं। इसका मतलब था कि मेरी टीम में ही कोई मेरी सास के लिए काम कर रहा था। कुछ दिन बाद मैं रुचि मैम और साक्षी के साथ एक रेस्टोरेंट में केस की रणनीति बना रहा था। तभी मैंने देखा हमारे ऑफिस का एक ड्राइवर महेश एक कोने में फोन पर कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने शांत रहकर उसकी तस्वीर ले ली और बाद में पुलिस को दे दी। उसकी कॉल रिकॉर्ड्स चेक की गईं। वो लगातार मेरी सास के वकील को जानकारी दे रहा था। महेश को पुलिस ने अरेस्ट किया और उससे कई राज खुले। कैसे उसे पैसे देकर मेरे ऊपर नजर रखने को कहा गया था। यहाँ तक कि मुझे नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग भी चल रही थी। अब तक केस में कई गवाह सामने आ चुके थे। महिला कर्मचारियों ने शपथ लेकर बताया कि कैसे प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के बदले शारीरिक संबंध की मांग की जाती थी। सबूत थे, वीडियो थे, ऑडियो थे। मेरी सास के वकील अब भी उन्हें बेखौफ औरत और कड़क बॉस कहकर बचाने की कोशिश कर रहे थे। जज ने साफ कहा, कड़क होना और क्रूर होना दो अलग बातें हैं। औरत होना किसी को अपराध से मुक्त नहीं करता। मेरी सास की अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब मेरी सास जेल में थीं, लेकिन परिवार के बाकी लोग, मेरी पत्नी के रिश्तेदार, सास की बहनें, समाज के कुछ लोग मुझे दोषी ठहराने लगे। घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सास ससुर से बदला लेने के लिए अदालत ले गया। बीवी की माँ को जेल में डलवा दिया। अब क्या बीवी भी छोड़ देगा? साक्षी ने सबके सामने कहा, अगर मेरी माँ ने गुनाह किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और मेरे पति ने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने न्याय का रास्ता चुना है, न कि बदला। उसके शब्द मेरे लिए एक मजबूत दीवार बन गए। मेरी सास जेल में थी, लेकिन बाहर से उनकी लॉबी काम कर रही थी। केस को कमजोर करने के लिए मुख्य गवाहों को धमकाया जाने लगा। रुचि मैम को कॉल आया, अगर गवाही दी तो बेटे की तस्वीर अखबार में छपेगी, सोच लो। मैंने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये केस अब सीबीआई के हवाले किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न का बहुराज्यीय मामला बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद केस को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया। नए अफसर आए और गहराई से जांच शुरू हुई। सीबीआई को 8 और कंपनियों का पता चला जो मेरी सास के नाम या उनके रिश्तेदारों के नाम पर चल रही थीं। सभी में एक ही तरह का वित्तीय घोटाला और महिला कर्मचारियों का शोषण सामने आया। अब मामला केवल एक कंपनी का नहीं, बल्कि एक पूरा कॉरपोरेट नेटवर्क का था। एक रात जब मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा था, तो टीवी पर एक विशेष डिबेट शो चल रहा था। एंकर ने कहा, आज देश एक ऐसे दामाद की कहानी सुन रहा है जिसने न सिर्फ अपने अपमान का जवाब दिया, बल्कि सैकड़ों महिलाओं को न्याय दिलाने की शुरुआत की। मैंने टीवी की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। मैं अब भी एक चपरासी था, लेकिन अब सिर्फ कंपनी का नहीं, इंसाफ का। अब केस सीबीआई के हाथ में था और हर दिशा से गवाह, सबूत और पुराने केस फाइल्स खोले जा रहे थे। मेरी सास का चेहरा अब पूरे देश में एक काले सच की प्रतीक बन चुका था। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी थी, जिसमें लिखा था, प्रत्याशी ने संस्थानिक भ्रष्टाचार फैलाया, महिलाओं के शोषण का संगठित तंत्र चलाया और कानूनी प्रक्रिया को बाधित करने के प्रयास किए। कोर्ट में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मेरी सास अब एक अपराधी की तरह पेश की जा रही थी, न कि एक सम्मानित महिला उद्यमी की तरह। गवाही के दिन कोर्ट में भीड़ थी। मीडिया, वकील, कर्मचारी सब इंतजार कर रहे थे। रुचि मैम स्टैंड पर आईं। उन्होंने मजबूती से बयान दिया, मैंने 7 साल तक उस महिला के अंडर काम किया, हर दिन डर में जिया। मेरा प्रमोशन मेरी प्रतिभा पर नहीं, उसके आदेशों की बंदगी पर टिका था। लेकिन मैं टूटी नहीं, और आज मैं बोल रही हूँ, ताकि कोई और ना टूटे। जज ने उनकी बात को पूरी गंभीरता से सुना और उन्हें मुख्य गवाह माना। मेरी सास के वकीलों ने उन्हें बदनाम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रुचि मैम हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से देती रहीं। अब मेरी बारी थी। जज ने मुझे चेतावनी दी कि मैं जो कहूं वो कानूनन महत्व रखता है। मैंने सिर झुकाकर कहा,
मैंने बदला नहीं लिया, मैंने न्याय मांगा। जिस दिन मेरे हाथ पर गरम चाय फेंकी गई थी, वो सिर्फ एक चोट नहीं थी, वो मेरे आत्मसम्मान का अपमान था। और उस दिन मैंने तय कर लिया था कि अब किसी गरीब को किसी ताकतवर के सामने झुकने नहीं दूंगा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मैंने आगे कहा, मैं एक चपरासी था, हूं और रहूंगा, लेकिन आज मेरा सिर ऊंचा है और हाथ साफ। बचाव पक्ष की आखिरी कोशिश। मेरी सास के वकील ने कोर्ट में एक नया पैंतरा फेंका। उन्होंने कहा कि मेरी सास मानसिक तनाव में थीं और उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने सहानुभूति पाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए। सीबीआई वकील ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा, अगर वो मानसिक रोगी थीं, तो 6 कंपनियों की निदेशक कैसे बनी? इतना संगठित तंत्र कोई मानसिक रोगी नहीं चला सकता। जज ने यह सहानुभूति कार्ड पूरी तरह खारिज कर दिया। 4 महीने की लंबी सुनवाई, 22 गवाह, 17 सबूत और कई मीडिया ट्रायल्स के बाद आखिरकार कोर्ट का निर्णय आया। जज ने अपने आदेश में कहा, यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं है, यह उस तंत्र का प्रतीक है जहां शक्तिशाली लोग गरीबों और महिलाओं का शोषण करते हैं। प्रतिवादी, सास को दोषी पाया गया है। सज्जा, 12 साल की सश्रम कारावास, 50 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल तक किसी कंपनी का पदभार लेने पर रोक। कोर्ट ने मुझे और बाकी गवाहों को सराहनीय नागरिक मानते हुए प्रमाण पत्र भी दिए। मीडिया, सोशल मीडिया और एनजीओ अब मेरी कहानी को प्रेरणा मानने लगे थे। मुझे इंसाफ का चपरासी कहा जाने लगा। साक्षी और मैं अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुके थे, ईमानदारी, आत्मगौरव और आपसी सम्मान के साथ। रुचि मैम ने एक नई कंपनी शुरू की, सच की आवाज फाउंडेशन, जहां गरीब महिलाओं को नौकरी, कानूनिक मदद और हिम्मत दी जाती थी। उन्होंने मुझसे कहा, आरव, तुमने सिर्फ अपनी कहानी नहीं बदली, हमने मिलकर समाज की सोच बदली है। मैं अपने छोटे से नए ऑफिस में बैठा था। चाय पीते हुए किसी ने पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी जीत क्या रही? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, गरम चाय ने जो जलाया था, उसी ने मुझे जिंदा भी कर दिया। अब वो जलन मेरी ताकत बन गई है।